कल का वीडियो हमारा अचानक से स्टॉप हो गया था, तो वो सेव हो गया। ठीक है, तो आगे हम यहाँ से फिर देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि पाही कास्त और खुद कास्त में क्या अंतर होता है और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे है, लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे, मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गाँव में बेहतर मिले, और मजबूरन भी, मसलन जैसे अकाल पड़ गया या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई, तो इसकी वजह से लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पैसा बढ़िया मिलता था। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे किसान जो होते हैं वो ठेके पर काम करने बाहर जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से भी आप देखेंगे पंजाब वगैरह में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी की जो दर होती है वो अच्छी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाता था कि नहीं आपको जाना ही जाना है, प्रतिबद्ध नहीं होते थे ये, या तो इनकी मजबूरी होती थी या तो फिर ये क्या करते थे, अच्छा वहाँ पर बेनिफिट अपना देखते थे तब जाते थे। अब आगे है कि उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, ज़्यादातर के पास इससे भी कम होता था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। आसामी का मतलब होता है किसान, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि आसामी का भी मतलब क्या है। हमने देखा रैयत भी देखा था, हमने एक शब्द और देखा था ऊपर, ये देखिए मुजरियान भी देखा था, और आसामी, तो कहीं भी ये तीनों है। रैयत तो आप सभी को पता ही है, लेकिन मुजरियान और आसामी है तो इसका भी मतलब आपका क्या है, किसान ही है। तो जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन होती थी वही किसान अमीर समझे जाते थे। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। ठीक है, आगे है कि 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतीहर किसान हर ज़मीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे, जो आज भी होता है कि हदबंदी है ये, हदों पर, ज़मीन की हदों पर, मतलब एक तरीके से कितना ज़मीन आपके पास है, कितना होना चाहिए। तो वो क्या करते थे, बाण वगैरह, बाण बोलते हैं ये जो लगाते हैं, कांटा ईंट वगैरह लगाते हैं निशान, इसे बाण बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मेड़ बोलते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसे नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, तो पहचान के लिए निशान लगाते थे, और ज़मीन के ऐसे हज़ारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं कि इधर किसी और का है, इधर किसी और का है, ये खेत है अपना अपना, कोई डंडा यहाँ पर लगाया है, कोई ईंट लगाया है, कोई पतली पतली सी यहाँ पर वो बनाई है कि ये मेरा है, कोई इस पर घास वगैरह रख दिया है कि ये मेरा है। तो वो अपना अपना ज़मीन अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर निशान लगा करके छोड़ते हैं। अब देखते हैं सिंचाई और तकनीक। ज़मीन की बहुतायत, मज़दूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसीलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थीं। तो यहाँ भी आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि चावल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इसके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। तो ये भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है। इसे देख लेते हैं एक बार क्या है। ये भी कुछ नहीं है, ये बाबरनामा का एक नोट है, उसमें बताया गया है। तो हालांकि यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। अब है पेड़ों और खेतों की सिंचाई। तो बाबरनामा से ही ये अंश लिया गया है जो यहाँ पर नीचे लिखा गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कभी भी बहते पानी नहीं, इसलिए कि फसल उगाने या बगानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु, छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है आपका। ठीक है, ये देखिए उस टाइम पे, आज भी यही चीज़ें, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया, पहले ऐसे होता था, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है ये गाँवों में।
अब तो बोर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये कुआं वगैरह बनाया गया है, फिर इससे पानी वानी निकालते होंगे। सिंचाई कार्य को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। और एक नहर से क्वेश्चन 2022 में पूछा था, पिछले एनसीईआरटी में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए कि शाहजहां के शासनकाल के बारे में बात कर रहा है। शाह नहर ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान की नहर है जो कि पंजाब में है। एक तो इसका लोकेशन ध्यान रखेंगे कि शाह नहर कहाँ है, तो ये पंजाब में है। और किसके शासनकाल के दौरान इसका मरम्मत करवाया गया था या निर्माण करवाया गया था, तो ये करवाया गया था शाहजहां के शासनकाल में। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज़ गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीज को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई तो कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि उस टाइम पे कृषि कैसे होती थी, क्या क्या करते थे। अब है फसलों की भरमार। तो मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ और दूसरी रबी। तो यहाँ पर देखिए खरीफ कब, खरीफ चावल का ये जो चावल होता है खरीफ, और ये कब बोया जाता था, तो ये बोया जाता है पतझड़ के समय। और दूसरी रबी होती है गेहूँ, इसको कब बोते हैं, बसंत ऋतु में। यानी सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थीं। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां 2 साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थीं। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन अकबरी ये है। आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थीं। तो इतना आपको याद नहीं रखना है। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिनसे कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें, तो यहाँ पर एक शब्दावली है कि जिनसे कामिल का मतलब क्या है, या जिनसे कामिल का संबंध किससे है, तो वो है सर्वोत्तम फसलों से। तो ये जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें से लफ्ज़ मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थीं। और ये कपास और गन्ना कैसी फसल है आपकी, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नगदी फसलें हैं ये। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन और दलहन भी नगदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन का एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यहाँ से भी आपका कुछ नहीं है। नगदी फसलें थोड़ा सा पूछ लेता है पीसीएस में, ध्यान रखिएगा नगदी फसल क्या क्या है। आपका ये कपास है, गन्ना है, फिर आपका तिलहन है, ठीक है, सरसों है, दलहन है, तंबाकू है, ठीक है। तंबाकू का प्रसार एक बार देख लेते हैं। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। आईने अकबरी में तंबाकू की फसलों का जिक्र नहीं है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। तो तंबाकू पर पाबंदी किसने लगाया था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर 2 फैक्ट आपका बनेगा।
और ये पौधा सबसे पहले दक्कन पहुँचा था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका पीसीएस में। ये आगे है, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। यानी मक्का भी हमारे यहाँ का मूल फसल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अफ्रीका या फिर के रास्ते आया था ये। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई, यानी टमाटर, आलू और मिर्च भी नहीं है। इसी तरह अनानास और पपीते से फल भी वहीं से आए। तो अनानास, पपीता, ये ध्यान रखेंगे, ये जो है ना ये फैक्ट ये पूछ लेता आपका पीसीएस के लिए, ध्यान रखेंगे। और क्या पता अब तो केवल एक सही, केवल 2 सही, ऐसे करके यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन रहे, तो क्या पता ये आपसे पूछ ही ले, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब ग्रामीण समुदायों के बारे में देखते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिएगा बिल्कुल ही, यहाँ पर आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा आप यहाँ पे आइए। ये एक शब्दावली दी हुई है मुकद्दम, और ये मुकद्दम या मंडल का मतलब क्या होता है, ये मुकद्दम पूछा भी है बीपीएससी में, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये जो मुकद्दम है, मुकद्दम का मतलब क्या होता है, तो ये होता है मुखिया। बस इतना ध्यान रखिएगा, मुखिया होता है, बाकी ये छोड़ दीजिएगा, यहाँ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। जाति और ग्रामीण माहौल को यदि हम देखें तो जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। वही वाली जो आपने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा होगा, वैदिक काल में, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र सबसे निचले जाति के होते थे, जिनका काम क्या होता था, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर भी भेदभाव देखे जाते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। यानी वर्तमान से भी आप जोड़ सकते हैं कि आधुनिक भारत में अभी आप देख रहे हैं कि कितनी हिंसाएं हो रही हैं, ठीक है। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाहज़ादाओं, यानी जो नाविकों के पुत्र होते हैं, मल्लाहज़ादाओं, शहजादा होते तो ये कुमारज़ादा होते तो राजकुमार के पुत्र होते। यहाँ देखिए क्या शब्द यूज किया, मल्लाहज़ादाओं, यानी नाविकों के जो पुत्र होते थे उनकी भी तुलना दासों से ही की जाती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाकों में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियाँ सामाजिक सीढ़ी से ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियाँ जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। तो ये जो सदगोप और कैवर्त ये क्या होते थे, तो ये पशुपालक और मछुआरी जातियां हैं। ध्यान रखेंगे सदगोप और कैवर्त का संबंध किससे है, ये आपसे शब्दावली पूछ सकता है। और देखिए मतलब जैसे लग रहा है कि कोई भूमि का टैक्स होगा या फिर कि कोई अधिकारी होगा कि उस वसूल करने वाला, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ये जाति है, ये जाति है, इतना भी पूछ सकता है, ये जाति है। जैसे कि कुई पूछा था 2022 में, कुई पूछा था कि कुई का संबंध किससे है, तो कुई एक जनजातीय भाषा थी, कुई का मतलब होता था कुआं। तो यहाँ पर पूछ सकता है आपका कि सदगोप और कैवर्त क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन ये बन सकता है, का संबंध किससे है, तो ध्यान रखेंगे ये एक जाति है, ठीक है। अब है पंचायतें और मुखिया। तो गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, तो आप सभी को पता है।
जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे, जिन गाँव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों को नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। यानी सेम वही जो सभा समितियां होती थी, वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, फैसला गांव में सबको मानना, यानी जो भी पंचायत का फैसला होता था वो गांव में सभी को मानना पड़ता था। ये चीज़ें आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप कि ये आपको पता होगा, जिसे आप छोड़ दीजिएगा। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दस या मंडल कहते हैं। तो ये हमने ऊपर ही देख लिया कि मुकद्दस या मंडल का संबंध किससे है, तो एक मुखिया से है जो पंचायत का सरदार होता था। कुछ लोगों से ये पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। ठीक है, कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी इसकी मदद करता था। ये भी छोड़ दीजिएगा। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपनी योगदान देता था। इस खजाने से उस कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था और समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो भी ये कोष वगैरह होती थी, ऐसा नहीं है कि केवल जमींदार जो होते थे वो अपने ऊपर ही खर्च करते थे, ऐसा नहीं है। पंचायत के उसके थ्रू ये ऐसे भी काम होते थे, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई या मान लीजिए सिंचाई का स्रोत है, नहर बनवाना है, ये सब करना है, तो उसमें भी ये क्या करते थे, लगाते थे। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। मंडल वही मुखिया। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। तो ये आपका प्रीलिम्स का एक फैक्ट है कि पंचायतों को क्या क्या अधिकार थे, इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती थी। तो यहाँ भी आप देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर भी शक्ति देखिए, इसकी शक्ति क्या होती थी। ये देखिए, हिसाब किताब गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब भी यही रखता था। ठीक है, और पंचायत का खर्चा गांव के ये खर्चा चलता था। ऐसा नहीं है कि जो पंचायत का जो खर्चा होता था गांव के उस आम खजाने से तो चलता ही था, साथ ही ये क्या करते थे, कोष वगैरह जो होते हैं उसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं में भी करते थे। तो ध्यान रखिएगा मुखिया का काम क्या होता था। यहाँ पर एक पॉइंट ये है आपका कि ये आमदनी का खर्चे का हिसाब किताब रखता था, एक हो गया। दूसरा, जुर्माना लगा सकता था। तीसरा, समुदाय से निष्कासित कर सकता था किसी को। समुदाय से बाहर निकलना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। यानी ऐसा नहीं है, अब उनके अलग से उनकी भी जाति की एक पंचायत होती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थीं। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थीं। वे ज़मीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थीं। यह तय करती थीं कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। तो ये भी छोड़ दीजिए। पश्चिम भारत में देखिए, यानी आज भी ये पंचायत का जो भूमिका है वो राजस्थान में देखी जा सकती है। फिर कह रहा है कि पश्चिम भारत में यदि हम देखें तो खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें
पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेकार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थीं। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध, यानी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए ये सब, ये भी एक कहानी की तरह, ये भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, एक कहानी की तरह बस पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है। ये सब आजीविका के बारे में बताया गया। ऐसा तो है नहीं कि केवल कृषि से संबंधित कार्य ही होंगे, वहाँ पर सुनार भी होंगे, कुम्हार भी होंगे, लोहार भी होगा, बढ़ई भी होगा, नाई भी होगा, सब होंगे। तो ये भी एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, इसे भी छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि मिरास या वतन, मिरास का मतलब क्या होता है, मिरास या वतन, वतन को ही मिरास कहते हैं, ठीक है। फिर ये छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है। एक छोटा गणराज्य, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती, यानी मालिकाना, ठीक है। साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी, जो आज भी देखी जा रही है, हालांकि कम है पहले की तुलना में, लेकिन है। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। तो कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसे भी, ये भी छोड़ दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये शराफ किसे कहते हैं, शराफ, ये जो मुद्रा की फेरबदल करते थे उन्हीं को शराफ कहते थे। एक बैंकर की तरह शराफ हवाला भुगतान करते थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देख रहे हैं कृषि समाज में महिलाएं, आज भी ये चीज़ें हैं, आई है अभी डेटा पशुपालन वगैरह में, तो महिलाएं ही काफ़ी अच्छी उनकी भागीदारी है। तो कृषि समाज में महिलाएं देखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। और ये जो श्रम विभाजन है, ये श्रम विभाजन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश का, वो कौन सा गुफा है, भीमबेटका, भीमबेटका। वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम विभाजन को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है, ठीक है। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसी दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थीं, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती और बाज़ारों में भी, यानी खेत में भी काम करती थी, घरों में भी काम करती थी और बाज़ारों में भी जा कर के काम करते थे। सब्जी बेचना हो गया या कुछ भी कढ़ाई बुनाई कर कर के बनाई है वो बेचना हो गया, ठीक है, मिट्टी का बर्तन बनाई है वो बेचना पड़ गया। तो महिलाओं का कई सारा काम होता था, तो वो बताया है महिलाओं के बारे में।
चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसीलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूह में बहुत अलग थे, संभ्रांत समूह से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थीं। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था, यानी पितृसत्तात्मक समाज था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है कौन जानता है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन आप देख सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती हैं कि पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत के दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जाता, यानी कहीं ना कहीं वो गुपचुप तरीके से ये अपना भेजती थी और डरती थी। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको दे दें कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी वो थी, ख़राब थी या गिरी हुई अवस्था में थी, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है। कई जगहों पर उन्हें पुश्तैनी जो संपत्ति होती थी उनका भी हक मिला हुआ होता था, क्योंकि हम जब यूपीएससी का आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें संतुलन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गया। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। तो ये पूरा ही पूरा आपका एग्जाम्पल है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़े एग्जाम्पल आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, और वर्तमान में भी जो संपत्ति है, कई जगहों पर ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आप देखिए घर का नाम बेटियों के नाम पर घर रखा, वो पता नहीं कौन सी योजना है, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। वो ऐसी योजना है जिस घरों पर बेटियों का ही नाम लिखा जाता है। ठीक है, और बेटियों की ही वो संपत्ति होती है। तो ऐसा है उत्तराखंड में, थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। जंगल और कबीले, इसे देखते हैं। बसे हुए गांव के परे, ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है, तो छोड़ दीजिएगा ये सब। जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है, यानी जंगल में जो रहते हैं लोग कहते हैं कि जंगली है, ये क्या जानेगा रीति रिवाज। लेकिन पहले लोग इसका वो नहीं करते थे, मतलब तुलना नहीं करते थे कि जंगली है, जंगल में है तो वो जंगली ही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था, यानी झूम कृषि। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में, ठीक, कितना बढ़िया यहाँ पर दिया है। भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती,
मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। यानी मान लीजिए कि कोई एक जंगल है, ठीक है, यहाँ पर या इस जंगल का जब संसाधन खत्म हो जाएगा, जो खाने पीने की चीज़ें होंगी, तो जाहिर सी बात है ये कहीं और जाएंगे मौसम के मुताबिक। अब मान लीजिए पतझड़ है तो जंगल में रुक करके क्या करेंगे। फिर उन्हें झूम कृषि की मतलब वो जलाते थे, फिर जो राख होती थी उसी में खेती करते थे। तो एक जगह कर लिया खेती, उसके बाद से फिर दूसरी जगह चले गए ताकि मिट्टी यहाँ की और उपजाऊ हो जाए, फिर वापस आकर के यहाँ पर खेती करते थे। तो ऐसे होता था झूम खेती। और ये भील जो जनजाति होती है उनमें काफ़ी प्रचलित है ये। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। मवास का मतलब देखिए, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, मवास, ध्यान रखिएगा। मवास का मतलब क्या है, तो बदमाशों को या आतंकी को शरण देने वाला अड्डा, कुछ भी कह सकते हैं। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कोटेशन दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। तो बाबर ने कहा था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बाबर ने कहा था, बाबर ने। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ऐसे कोटेशन आपके पूछ लेते हैं। इसी बार आप देख सकते हैं जैन से कैसे पूछा था कि निर्जीव, इसमें हर एक निर्जीव में आत्मा है, चाहे नदी की जलधारा हो, चट्टान हो, शिलाएं हो, ऐसे करके पूछा था। तो ऐसे ही दिया था वो, ऐसे करके यहाँ पर और यहाँ तक ख़त्म किया था, फिर दे दिया था इसमें नीचे कि निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म में ये बात कही गई है। बौद्ध था, जैन था, जीवक था, एक और था, तो शैव था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये यहाँ तक देख ही लेते हैं एक बार, जंगलों में घुसपैठ ये भी देख लेते हैं पूरा। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी, मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, इसीलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। यानी कहते थे वो कि ये काम करो कि कर के रूप में आप हाथी दो, जंगलों का संसाधन दो। तो इस तरीके से ये जंगल में रहते थे जंगलवासी, उनसे हाथी भी लेते थे कर के रूप में। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके लिए न्याय करने का राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात बोली गई है कि शिकार अभियान केवल शिकार के ही उद्देश्य से होता था। या आप देख सकते हैं कि कोने कोने तक पहुँच करके लोगों की जो समस्याएं होती थी उन्हें व्यक्तिगत रूप से गौर करके समझा जाता था, ठीक है। इस चित्र में चित्रकार ये छोड़ दीजिए, आप नीचे आइए, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी थोड़ा सा देखते हैं। अवध सूबे के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरी की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाते थे, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सूरा गाय की पूंछ, शहद, चूक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे। चूक का मतलब होता था संतरे के रस और नींबू के रस के साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ क्या होता था, ये जिसमें लाल रंग बनाया जाता, जिससे लाल रंग बनाया जाता था उसे कहते थे मजीठ। तो ये जो शब्दावली है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो चूक का मतलब क्या होता था, संतरे और नींबू के रस को मिला करके एक अम्ल बनाते थे उबाल करके। और दूसरा होता आपका मजीठ, जिससे लाल रंग बनाते थे, ठीक है। फिर जदवार क्या है, तो हल्दी जैसी एक जड़ होती है, ये ध्यान रखेंगे। जदवार, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी सामान, चील, बाज। मरलिन क्या है,
बाज पक्षी की ही एक किस्म है मरलीन, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसी अन्य वस्तुएं यहाँ पर क्या की जाती थी, लेन देन होती थी। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे। ये देखिए कहरुबा का मतलब क्या है। अब बताइए, अगर यहाँ से उठा करके दे दी ये शब्दावली तो सपने में भी आप नहीं सोच पाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। खैर तुक्का लगाएंगे, लग जाए तो वो अलग की बात है। नमक, हींग, गहने और शीशे और मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ से जो आपको देखना है, एक तो चूक देखना है, दूसरा आपको मजीट देखना है, तीसरा आपको जदवार देखना है, चौथा आपको मरलीन देखना है और पांचवा आपको कहरुबा देखना है। ये पांचों ही आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, नोट बनाने हैं। अब आइए, वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की ज़िंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख में बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं जो 17वीं सदी में भारत के समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थीं। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीनी व्यापार में लगे थे। वैसे पंजाब का लोहानी कबीला, यानी ज़मीनी व्यापार में भी कुछ लोग होते, जैसे कि पंजाब का लोहानी कबीला, वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया, जैसे कबीलों के भी सरदार होते थे और बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं को सैन्य सेना की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। ये तो छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नहीं है, यहाँ से आपका नहीं आएगा, ठीक है। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। वे लोग थे जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में बताया गया है पिछले वाली वीडियो में भी, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था में राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। तो ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है आपका। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है, यानी आइन अकबरी की बातों में, आइन अकबरी जो है उसमें मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये भी छोड़िए। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यदि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और यहाँ से आपका कुछ भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। सूफी संत, ये मैंने आपको बता रखा है कि इन्हें पीर कहते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक शब्दावली ये दिया हुआ है कि पीर का मतलब क्या होता था। तो जो सूफी संत होते थे उन्हीं को पीर कहते हैं। जैसे गैर मुस्लिम धर्म में जो देवता होते हैं, जैसे हनुमान वगैरह, हनुमान जी या फिर दुर्गा जो भी होती हैं, उनको कहते हैं देवता या देवी देवता बोलते हैं। वैसे ही सूफी संतों को पीर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो अब ये जो जमींदार वाला टॉपिक है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।